हेलो एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब लोग। तो आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एंड आई थिंक यू ऑल नो, मेरा नाम प्रज्ञा है। और ये हमारा थर्ड वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर। ठीक है। तो पहले के जो दो वीडियोस हैं जिसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एंड चार्ज क्या होता है उसके ऊपर, तो वो वीडियोस आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लेट्स सी, द चार्ज इज कंजर्व्ड। ये वाला जो पॉइंट है एडिटिव, ये हमने समझाया है पहले। So now, the algebraic sum of all charges even after redistribution of charges in an isolated system is constant. So what does it mean? ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब है कि कोई भी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है बी, दिस इज ए, राइट, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। ओके, तो अभी आप बोलेंगे कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, द टोटल सिस्टम जो सिस्टम है उसका चार्ज क्या है, जीरो। अब आपके मन में पॉइंट आएगा, ये चार्ज जीरो कैसे बोल दिया। अब देखिए, एट ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसके अंदर भी एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये चीज क्लियर है? ओके। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो सम क्या हो गया, जीरो। तो इसी तरीके से इस ये ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल है, ये ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल है। क्लियर हो गई बात। तो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज का मतलब एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा पॉजिटिव या एक्स्ट्रा नेगेटिव कितना है, कुछ भी नहीं है। तो टोटल सम जीरो। अब हम एक बात करते हैं सेम इसी सिस्टम की। सपोज करिए कि ए ने इसको -2 चार्ज दे दिया, राइट। ओके, ठीक है। या ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज आ गया -2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस पे कितना हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, समझ में आई बात। अब जरा बात कर लेते हैं। अभी देखिए, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन यानी जीरो। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है दैट इज कंजर्व्ड, मतलब जितना पहले था उतना ही अब है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ये लिया, इसके ऊपर ऑलरेडी +3 है चार्ज और इसके ऊपर -1 है चार्ज। ओके, अब इस पे से, इस ए पे से ए ने क्या किया, बी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ओके, और इसके बाद पहले से कितना था, -1 इलेक्ट्रॉन। ओके, राइट। तो अभी इसके ऊपर कितना है, +3। अब इसने जब 2 दिए तो अब इसके ऊपर और कितना आ गया चार्ज, +2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर हो गया -2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर बी के ऊपर टोटल कितना हो गया बेटा, -3, और ए के ऊपर टोटल कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ए प्लस बी, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इस केस में कितना था, +3 -1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बात समझ में आई आपको। अब देखिए, इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में चार्ज कितना है, जितना पहले था उतना ही अब है। तो इसीलिए हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। क्लियर हो गई। और ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी कोई बॉडी होती है, वो हमने पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी क्लियर किया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज द एलिमेंट्री यूनिट। ठीक है, वी कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर। तो जो भी हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा, इससे सबसे छोटा कुछ भी नहीं है, तो इसकी फॉर्म में ट्रांसफर होगा। या तो मेरा चार्ज ट्रांसफर होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। कभी भी फ्रैक्शन में, लाइक 1/3, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 4/5 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा चार्ज, राइट। या फिर आप ये कह लें 1.5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये जो हमारा चार्ज होगा ये क्वांटा की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। व्हाट डज इट मीन, क्वांटा मीन्स पैकेट्स, क्वांटा मीन्स पैकेट्स, है ना। तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन, या हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पैकेट बना दिया, या 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक पैकेट बना दिया, तो इसको बोलते हैं हम क्वांटा, राइट। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे मिलीकॉन,
जो मिलिकॉन साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया था, उन्होंने सबसे पहले क्वांटा ऑफ चार्ज को कैलकुलेट किया था। और वो कैसे कैलकुलेट किया था? वो कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? एंड विच इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एनी डाउट? ओके, चलिए अब ये ध्यान देंगे कि ये जो हमारा क्वांटा ऑफ चार्ज है ये किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो हम एक स्लाइड ले लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए। हम्म तो हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। व्हाट इज दिस? ध्यान देंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे भी हमारा चार्ज यही होता है। आई बात समझ में? ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर? अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो बाहर आ नहीं जा सकते, तो केवल कौन जाता है बाहर? इलेक्ट्रॉन जाता है बाहर, या इलेक्ट्रॉन ही आता है? पर क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो हम बोलते हैं इसके ऊपर आ गया +1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो हम बोलते हैं इसके ऊपर आ गया -1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। तो प्लस माइनस का क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? +1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू विच इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितना चार्ज इसके ऊपर आ गया? -2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से? ठीक है, तो एक्सेस ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर मान लो एक्स्ट्रा चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो एक्सेस ऑफ चार्ज इट मीन्स द बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो कैसे? Q इज इक्वल टू -4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर इसके ऊपर डेफिशिएंसी है, मतलब इसमें से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आया? ये हो गई पॉजिटिव, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हो गया क्लियर? ठीक है, ओके। तो आप ये ध्यान रखेंगे, n क्या है? इट इज नथिंग बट द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गई बात? मास के बारे में हम आगे बात करेंगे, चलते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच इज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन। चलिए स्टार्ट करें। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन। क्या क्या है? अभी हमने बात किया, अगर इस ऑब्जेक्ट से सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? -NE, यानी n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब क्यू हमारा कितना हो जाएगा? दिस इज -3.2 इंटू 10⁻⁻19, राइट? तो अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, आई एम सॉरी, यहाँ पर तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कितना लिख देंगे? +Q विच इज हियर, कूलाम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात? ओके, चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? चार्ज को हम कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? दिस इज कूलाम। क्लियर है? ओके, अब इसके अंदर हम क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज, ओके, लेट मी इरेज दिस। तो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, आई नो दिस इज वेरी स्मॉल बेटा, लेकिन होता क्या है, जब इतना मास, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम पे से ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, एटम का ही मास कितना सा है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो इस पे से टोटल मास कितना ट्रांसफर हो गया? टोटल मास कितना ट्रांसफर हो गया इस पे? ये हो गया हमारा n इंटू m, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज n? 2। व्हाट इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो हमारा यहाँ पे कितना मास कम हो जाएगा? सपोज इतना मास ट्रांसफर हुआ, m टोटल मास ट्रांसफर हुआ इतना, सो दिस इज 18.2 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो अब जहाँ जितना भी यहाँ पर टोटल मास है, उसमें से इतने मास की कमी हो जाएगी। यानी जो भी मोर, अगर 2 एटम्स सेम है, राइट, ठीक है, ओके, तो अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम है, नेगेटिवली चार्ज एटम
अगर दोनों बेसिकली सेम है, देन दिस बी इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड ए इज पॉजिटिवली चार्ज, उस केस में क्या होगा बेटा, दिस इज मोर हैवी देन ए। आ गई बात समझ में बहुत अच्छे तरीके से? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Charge on an electron is negative, so n is negative, and on proton is positive, so n is positive. That we have already discussed. Now there are about 6 into 10 to the power 18 electrons in -1 coulomb. So what does it mean? देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज Q इज इक्वल टू है, हमारा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस NE। अगर हमने बोला कि एक बॉडी है जिसके ऊपर -1 कूलाम चार्ज है, तो -1 से देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, तो Q की जगह हम क्या लिख देंगे, -1, और N एज इट इज, और इलेक्ट्रॉन की जगह उसका चार्ज लिख देंगे। तो जब हम 1 को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 6.02 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस बॉडी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली इसको हम ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉडी के ऊपर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 कूलम। हो गया क्लियर? चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ बॉडी कंटेन्स n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2 into e plus n1 into minus e is equals to this। ये बहुत सीधा है, देखिए फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको -n1e चार्ज लिख सकते हैं, यानी Q1 इज इक्वल टू हो गया -n1e, राइट। और ये जो B है, इसके ऊपर N2 प्रोटॉन्स हैं। अब N2 प्रोटॉन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसको ध्यान से समझेंगे। N2 प्रोटॉन्स का मतलब क्या बोल रहे हैं ये, N1 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा N1 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, सपोज एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, और N2 प्रोटॉन्स मतलब सपोज 5 प्रोटॉन्स बोल रहा है वो, तो यानी कि 5 प्रोटॉन्स के जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रही है बात? तो मैं इसको N2e लिख सकती हूँ पॉजिटिव। क्लियर हुई बात? 5 प्रोटॉन्स के जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया N2 प्रोटॉन। तो अगर मैंने Q2 को लिख लिया प्लस N2e, तो अब टोटल चार्ज क्या होगा इन दोनों का कंबाइंड, तो कंबाइंड चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, N2 माइनस N1 इंटू ई। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल few microcoulombs charge is in consideration, so grainy nature of charge is lost as charge of a body can increase or decrease in units of e is not visible। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है, सपोज करें अगर आप बहुत दूर से किसी चीज को देख रहे हैं, मैंने इस तरीके से कुछ लाइंस बनाई हुई है, अगर आप इसको बहुत दूर से देख रहे हैं तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी, कंटिन्यूअस, ये ऐसी ब्रेक नहीं दिखाई देगी। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या बोल रहे हैं, सपोज एक एटम से दूसरे एटम पे 1 माइक्रो कूलाम चार्ज ट्रांसफर हुआ। 1 माइक्रो कूलाम मतलब अगर 1 कूलाम होता है तो अभी हमने निकाला कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, राइट। तो अगर 1 माइक्रो कूलाम यानी इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा, -1 लिखना चाहिए एक्चुअली मुझे, क्योंकि यहाँ से मैंने ये एरो ऐसे बनाया है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो माइक्रो कूलाम अगर ट्रांसफर हुआ, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस आपको दिखाई देंगे ट्रांसफर होते हुए, मतलब कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रहे हैं। सो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। उसका ग्रेनी नेचर की पहले एक इलेक्ट्रॉन जम करा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जम करा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जम करा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। सो व्हाट यू विल सी, दिस इज अ कंटिन्यूअस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आप इसके पास जाके इसको देखें, मतलब अगर मैं इस लाइन को इसके पास देखूं, तो हमें कैसी दिखाई देगी, ऐसी।
तो ऐसे ही अगर इस केस में हम बात करें कि अगर लाइक हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाई देंगे? उनकी ग्रेनी नेचर दिखाई देगी। क्या बोलते हैं उसको? उनकी ग्रेनी नेचर दिखाई देगी। बात समझ में आई अच्छे से? क्लियर हुई? ठीक है, चलें आगे। चलिए, ओके। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दैट चार्ज हैज मास, ये हमने डिस्कस कर लिया एक्चुअली ऑलरेडी, दैट कि चार्ज के ऊपर मास होता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है उसका मास डिक्रीज होता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज हैज इनवेरिएंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका क्या मतलब होता है? द चार्ज इज इनवेरिएंट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, चार्ज हैज मास। तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बॉडी हो जाएगी मोर नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर होंगे उतना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज बॉडी विल बी हैविंग मोर मास देन दिस। बात समझ में आई? तो m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज चार्ज हैज इनवेरिएंट। तो बेसिकली क्या होता है? चार्ज जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऑलरेडी 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बस आप यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि किसी भी जो कोई भी जो चार्ज है उसकी स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड निकाल रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट चेंज वॉट एवर बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन, तो इसको हम मेजर करते हैं कूलाम में, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे बेटा। अनअफेक्टेड बाय मोशन का क्या मतलब है? जो चार्ज है, चार्ज का मास उसकी स्पीड के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास उसकी स्पीड के हिसाब से चेंज होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए इस चीज को समझेंगे एक बार। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली यहाँ पर व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं बोलूं कि जो स्पीड की ऑब्जेक्ट, सॉरी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये v² / c² क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली। m की वैल्यू, मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी यानी अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। ओके, तो इस केस में जब अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिकम स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर हम उसको बोलते हैं मास कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। बट इन जनरल क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो सी के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो ये जो टर्म है दैट इज बिकम इक्वल टू टेंडिंग टू जीरो। तो जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है इट रिमेन्स कांस्टेंट। बट चार्ज के साथ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड व्हेन चार्ज रेडिएट्स। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे बेटा एक बार। हम्म, तो बेसिकली कोई भी जो चार्ज है, जैसे मैंने लिया +q और इधर मैंने लिया -q, तो आप चार्ज को एक बल्ब समझ लो। ठीक है, अब जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो उसमें से क्या होता है? उसमें से लाइट निकलती है, आती है लाइट उसमें से, राइट? ठीक है, ऐसे लाइट आती है उसमें से। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं उसकी लाइट कम होने लगती है। ओके, तो चार्ज भी कुछ ऐसा ही है। चार्ज का खुद का एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस चार्ज के इस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उसको फोर्स फील होता है। जैसे सपोज अगर ये मैग्नेट रखी है नॉर्थ साउथ, और जब तक ये मैग्नेट रखी है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैग्नेट है भी या नहीं है। आप जैसे ही दूसरी मैग्नेट को लाएंगे इसके पास में,
तो या तो इसमें रिपल्शन होगा या इसमें अट्रैक्शन होगा, दोनों में से कोई एक केस होगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसका कुछ तो इन्फ्लुएंशियल एरिया है। ओके, तो इसी तरीके से व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो चार्ज है ना बेटा, इस चार्ज का एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है। इस चार्ज का एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होता है ना, इसका इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है रेडियली आउटवर्ड। कैसा होता है इसका बेटा? रेडियली आउटवर्ड। और ये जैसे आप इसके ये एरो की लेंथ देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं ना बेटा, तो इसका इन्फ्लुएंस कम होता चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के पढ़ेंगे आप, डोंट वरी। ठीक है, और ये जो होता है, इसका भी होता है रेडियली, लेकिन इसका होता है रेडियली इनवर्ड। तो जैसे जैसे आप इसके पास आएंगे ना, ये बढ़ता है, पास में ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट इट इज इनसाइड, मतलब ये अपनी तरफ खींचता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको सब पॉइंट्स क्लियर है, और कुछ क्लियर नहीं है तो वो भी बताएं। ठीक है, ओके, चलिए, राइट। तो अब ये जो चार्ज जब रेस्ट में है, ये रुका हुआ है, तो ये एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों ओर है ही। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं, जब इसकी स्पीड 0 है, v इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एट रेस्ट है, ये रुका हुआ है, रेस्ट में है। ठीक है, तो दिस चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों चार्जेस के लिए बेटा। ठीक है, दिस चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ही ये चार्ज चलना चालू करेगा, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में जैसे ही ये चार्ज प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू चलना चालू करेगा, और सपोज कि इसकी स्पीड जो है वो हो एक कांस्टेंट, तो जब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका है ही, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है अपने चारों। तो इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? थोड़ा और आगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे और क्लैरिटी आती आती जाएगी, पर फिलहाल आप ये पॉइंट्स जरूर याद कर लें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड। अब अगर ये जो चार्ज है, दिस चार्ज एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेशन है, मतलब टाइम के साथ इसकी स्पीड वेरी कर रही है। अब एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यानी बढ़ रही हो स्पीड, और कम भी हो सकती है। तो इस केस में ये दोनों पैरामीटर्स तो रहेंगे ही, ई भी रहेगा और बी भी रहेगा, लेकिन ये दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है। बात समझ में आ रही है? और उसका एग्जांपल है सनलाइट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल तभी क्रिएट होगी जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या फिर रिटार्ड कर रहा है। यानी समझ में आ गई बात अच्छे से? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज आप थोड़ा थोड़ा कंजर्वेशन से भी समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। एडिटिविटी, एडिटिविटी का क्या मतलब है कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। सपोज करिए यहाँ पे Q1 Q2 माइनस Q3 है। ठीक है, ओके, या इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, ये है 2 + 2 कूलाम, ये है +3 कूलाम, ये है -5 कूलाम। तो टोटल कितना हो गया? 2 + 3 - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने दूसरा लिया सिस्टम, इसके अंदर है हमारा 3 कूलाम, 5 कूलाम, और ये हो गया -8 कूलाम। सपोज करिए इतना चार्ज है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सपोज करिए यहाँ पर है -2, और यहाँ पर है -2 कूलाम, और यहाँ पर है -1 कूलाम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा इसका? 3 + 5 - 1 - 2, 5 कूलाम। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, आपको एल्जेब्रिक सम करना है खाली। जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव रखें, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव रखें। क्लियर? चलिए, लास्ट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इट्स लाइक सेम मैग्नेट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो भी सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं सपोज,
तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जिन इनको भी हम लाइक चार्जेस बोलते हैं, सेम सेम, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। होगी बात क्लियर? इसमें मैं कुछ आपको सिमुलेशंस और दिखाऊंगी। ठीक है, तो वो आप जरा ध्यान से देखें। उन सिमुलेशन से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का देखिए फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, और ये एरो देखिए, पहले यहाँ पर ज्यादा बड़ा है, फिर धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, वैसे वैसे इसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। सेम विद नेगेटिव चार्ज, जैसे जैसे दूर जाएंगे इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। लेकिन ये देखिए, इसका क्या है, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ। चलिए देखिए इसको, आप देख रहे हैं, ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। अब अगर मैं इसको भी नेगेटिव चार्ज बना दूं, सपोज, देखिए, ओके, अब देखिए अब क्या होगा। देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। ठीक है, समझ में आया। अब अगर मैं इन दोनों को ही पॉजिटिव बना दूं, तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। तो वो भी हमारा टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं, देखिए, जा रहे हैं एक दूसरे से दूर। समझ में आ गई बात अच्छे से, आपको क्लैरिटी हो गई कैसे करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।